में एक बार फिर से आपका त्रिदीप भट्टाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिदीप जी, ये हफ्ता क्या क्या नहीं देखा हमने, है ना। क्रूड नहीं चल के दिया, बावजूद इसके अगर आप देखें तमाम टेंशंस, एक बार ईरान का स्ट्राइक, इजराइल का स्ट्राइक, लेबनान पे स्ट्राइक, यूएस का स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक्स और एक खुले स्वर में सबसे बड़ी धमकी जो उन्होंने कल दी रात को, है ना। आप ईरान को वेनेजुला बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, एंड सडनली ईच एंड एवरीथिंग चेंज्ड, है ना। एक दिन में ये अब देखिए हम और इस वक्त प्रसन्नचित्त इसलिए हैं क्योंकि ईरान ने भी, अगर आप देखें इस जो बात कही कुछ देर पहले, उससे बाजार इस खबर का जो सेकंड पार्ट था ना कहीं उसको मिल गया। ईरान का स्टेटमेंट था कि यूएस के साथ एमओयू में प्रतिबंध हटाना भी शामिल है, नाकेबंदी हटाने की बात भी है, हॉर्मोज पर फिर से खोलने की बात है। सब कुछ अगर आप देखें वैसा ही हुआ जिस प्रकार का सेकंड पार्ट इस खबर का बाजार को चाहिए था। ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई, आरबीआई के बड़े कदम टू एड्रेस रुपी एज वेल, इसके बाद आप इंडियन मार्केट्स का रोड मैप क्या देखते हैं अगर वाकई ये खबर और ये पूरा का पूरा इशू जो फरवरी में शुरू हुआ था सॉल्व हो जाए तो? जी नमस्कार, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। मैं इसको जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है इसको प्रिडोमिनेंटली एक ऑयल प्राइस कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, इसलिए मेरी नजर हमेशा से ऑयल प्राइस पे थी। और जैसे ही ऑयल प्राइस 100 के नीचे आया, वहां से हमारी जो पॉजिटिविटी है वो शुरू हो गई थी मेरे हिसाब से। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आज के डेट में 90 के नीचे आना इंडियन मार्केट्स के लिए खासा पॉजिटिव है। बाकी मार्केट्स के लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन इंडिया, चूंकि हम ऑयल के बड़े इंपोर्टर हैं, हमारी करेंसी और काफी सारी चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि कुछ तो क्लोजर होने का इस बार आसार बेहतर है पिछले समय के मुताबिक, क्योंकि जो 86-87 का लेवल है ये फ्रेश लो है। अगर ये ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप अनहर्ट वाले सिचुएशन में पहुंचेंगे। जून क्वार्टर की जो नतीजे हैं उसमें थोड़ी बहुत आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। करीबन 2 to 4% का एक अर्निंग्स का इम्पैक्ट आने की अंदाजा है FY27 में, लेकिन कंपनीज के आउट जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये अगले 1-2 दिन में या 1 वीक में रिजॉल्व हो जाता है, ये मार्केट्स के लिए जेन्युइन पॉजिटिव है। और फिर वो जून क्वार्टर का जो वीकनेस है उसको मार्केट इग्नोर करते हुए आगे की पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर जाएगा। तो फिलहाल जो जितना मुझे समझ है इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। ओके त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। फिर अगर जून के बाद हम एक मार्केट में अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट करें तो कौन से स्पेसेस या थीम्स अभी आपको पसंद आ रहे हैं जो अभी से हमें यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए? तो कौन से वो बड़े स्पेसेस सर? मेरे हिसाब से 3 ऐसी जगह हैं जहां मुझे लगता है कि दोनों सूरतों में अगर ये थोड़ा सा वॉर सिचुएशन थोड़ा और लिंगर ऑन भी कर जाता है, तब भी यहाँ पे रिलेटिव तौर पे अर्निंग्स रेजिलियंस, जिसको हम कहते हैं, अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगे। और अगर सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है तो यहाँ पे अर्निंग्स अपग्रेड का आंकड़ा बन सकता है। ऐसे 3 इलाके मुझे नजर आते हैं। सबसे पहले उसमें कहूंगा फाइनेंशियल्स। जो क्रेडिट ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में थी वो बॉटम आउट करी करीबन 8 से 10% पिछले साल नवंबर दिसंबर, और वहां से बढ़ करके मेरे ख्याल से ये साल के एंड तक करीबन 16 से 20% तक जा सकती है। तो ये जो एक रिकवरी पाथ है, इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं फाइनेंशियल्स में, वो बेहतर करने के काफी आसार है। वैल्यूएशंस भी उसके काफी बेहतर है। तो ये एक जगह है जहां पे हम उसमें ओवरवेट है, और हमें लगता है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स में खासा पॉजिटिविटी का रुख बन सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि एक बार धक्का खाने के बाद, ये जो हॉर्मोज का एक हमें झटका लगा एनर्जी खाने के बाद, अगले 3 से 5 साल में एक एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ खासा इन्वेस्टमेंट होने के आसार है। इसमें पावर के तरफ, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ कंपनीज जो नट्स एंड बोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल्स को, उनके तरफ एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स होने का आसार है। तो एनर्जी सिक्योरिटी एक दूसरा थीम है जो कि कैपिटल गुड्स का सब कंपोनेंट है, जहां पे हम ओवरवेट हैं और हमें लगता है कि अच्छे पैसे बनने के अच्छे आसार हैं। और तीसरा मैं कहूंगा डिफेंस। मुझे लगता है कि डिफेंस बजट
एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी शायद आगे बढ़ करके यहाँ से ज्यादा हो। अभी 2% है, ये बढ़ के शायद यहाँ से ज्यादा हो। तो इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स, वहां पे बेहतर दिन आने के आसार हैं। इसके सामने जहां हम थोड़े से केयरफुल हैं वो है थोड़ा मास कंजम्पशन। वहां पे थोड़ा बहुत हेडविंड्स जिसको हो सकता है नियर टर्म में देखने को मिले, बट सेक्टरों का लेखा जोखा इस तरीके से मैं रखना चाहूंगा। अच्छा त्रिदेव, ओएमसीज को लेंगे क्या आप? बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, आई नो, आई मीन बड़ी अंडर रिकवरीज रिपोर्ट होंगी इस क्वार्टर की जब नंबर्स आएंगे, बट स्टिल आई मीन एक प्राइस पर एक धंधे की कीमत होती है ना, आपका व्यू क्या है इसमें? देखिए, ये सारी कंपनीज पीएसयू पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड के तौर पे मैं देखता हूं। जब ऑयल प्राइस काफी बढ़ा हुआ था तब शायद ये स्टॉक्स अंडरवैल्यूड थे, और अब जैसे जैसे ऑयल प्राइस नीचे आया है तो ये बेनिफिशियरीज हैं, इसलिए अभी बेहतर कर रहे हैं। तो एक लेवल तक एक ट्रेडिंग रैली होने के बाद मेरे ख्याल से ये साइडवेज हो जाएंगे। अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर रिकवरी उनका जो सिचुएशन है करीबन $75 के बाद ही बेहतर होती है, तो अभी काफी नीचे आना बाकी है। ठीक है, और यहाँ पे गिरावट देख सकते हैं। लेकिन त्रिदीप जी, एक प्रश्न मैं अपने आपसे पूछना चाह रही थी, जिस कदर हमने यूएस में एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में रैली देखी है, उसके बाद पैसा शिफ्ट होते देखा हमने यूएस, ताइवान और अलग देशों में। एक बड़ा कंसर्न आप इंडियन इक्विटीज पर नहीं देखते, जिस तरीके से ये सारे स्टॉक्स वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और भारत इस रेस में काफी पीछे है? जी, ये अभी के माहौल में सत्य है, लेकिन ये भी सच है कि जो वहां पे स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स में जिस हिसाब से कोरिया, ताइवान या जो एआई बेनिफिशियरी सेक्टर्स हैं उसमें मैं अगर एक आकलन करूं ऑब्जेक्टिव तरीके से, तो वो एक यूफोरिया स्टेज में है। कब तक यूफोरिया स्टेज में रहेगा ये बोलना मुश्किल है, बट अगर 1 से 10 के बीच में मैं अगर रैंक करना चाहूँ तो वो करीबन 8 से 9 मैं रैंक करूंगा रेट ऑफ यूफोरिया। तो काफी आगे बढ़कर है। तो ऐसे माहौल में इंडिया जैसे कंट्री में हमारे जो निवेश है वो रिलेटिवली सेफ है, क्योंकि अगर वहां पे एआई बबल बस्ट होती है या वहां की जो वैल्यूएशंस थोड़े नीचे आती हैं, कोई बड़े आईपीओस भी आ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद अगर नीचे आता है उसमें रिलेटिव बेसिस पे शायद इंडिया बेहतर करे। सो हमारी जो एक लेवल बन गई थी एंटी एआई ट्रेड, वो शायद अगर ये बबल टूटे उसमें हमारे लिए पॉजिटिव सिद्ध हो। सो फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है कि अभी वो एआई ट्रेंड में एक्साइट होने के लिए थोड़ा लेट है। अभी एंटी एआई ट्रेड मुझे लगता है कि बेहतर वैल्यूएशंस है इन्वेस्ट करने के लिए वर्सेस गोल्ड, वर्सेस प्रेशियस मेटल्स एंड सम ऑफ दीज गो टू ट्रेड्स हम 20-30 ईयर लो पे हैं। सो रिलेटिवली मैं इंडियन मार्केट में ज्यादा रिलेटिवली बुलिश होऊंगा एज अपोज टू एआई ट्रेड्स। त्रिदेव जी, ये प्रश्न मैं अपने कार्यक्रम में आए हुए बहुत सारे विशेषज्ञों से पूछ चुका हूँ। वैल्यूएशंस, ग्रोथ सब देखते हुए आपका व्यू हॉस्पिटल स्टॉक्स पे क्या है? मैं इस बार गजब की डिलीवरी बेस्ड बाइंग, ट्रेडिंग मोमेंटम इन स्टॉक्स में विटनेस कर रहा हूँ। आपका सेंस क्या कह रहा है इन पे? पॉजिटिव है। हम हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक्चुअली ओवरवेट है। हमारी ओवरवेट वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए कभी ज्यादा या कभी कम होती है, लेकिन स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सेक्टर में ओवरवेट ही रहते हैं। हमारी जो हॉस्पिटल की जो पेनिट्रेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी वो काफी कम है, और वो इन हॉस्पिटल्स के एक्सपेंशन प्लान्स में भी दिखता है। ओकेजनली कुछ हॉस्पिटल्स जहाँ की एफआईआई होल्डिंग्स ज्यादा है वहां पे थोड़ी बिकवारी होती है, बट ये नियर टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है। मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी भी ये सनराइज सेक्टर में काउंट होगा, और सारे शेयर्स यहाँ से भी अच्छे पैसे बनाने की उम्मीद रखते हैं। कि हॉस्पिटल स्टॉक्स पर आप कंस्ट्रक्टिव है। त्रिदीप जी, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड।